कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.5 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों, आज की इस क्लास में हम इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। आपको ये सवाल बहुत ही ध्यान से समझना है और ये क्लास आपको अंत तक पूरी देखनी है ताकि सभी सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाए। यदि आपको ये सवाल समझ में आते हैं तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इन सभी क्लासों को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इनका फ़ायदा मिल सके। देखो बच्चों, सवाल नंबर 4 में लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। इस चौथे सवाल में आपको 5 सवाल दे रखे हैं और इनमें कुछ समस्याएं दे रखी है। इन समस्याओं से आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। फिर इनको आप कोई सी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हो। 3 विधियां हमारे पास, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन। तीनों में से कोई सी भी विधि से आप इसे हल कर सकते हो। ठीक है ना? तो आप ध्यानपूर्वक अगर सवाल को पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे और दो चर वाला रैखिक समीकरण बना लोगे तो ये सवाल बहुत ही आसान है। आपको ध्यान देना है पूरी क्लास में। तो देखो, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है रुपये 1000 छात्रावास व्यय के अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास व्यय के लिए रुपये 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मैंने पहले भी आपसे कहा था, इस प्रकार के सवालों में जो हमें ज्ञात करना है वो हमें मानना पड़ता है। अब मानना क्या पड़ता है? अंग्रेजी का अक्षर x और y मानना पड़ता है। तो देखो, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो ज्ञात करना है नियत व्यय और एक ज्ञात करना है प्रतिदिन भोजन का मूल्य। मतलब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ठीक है? अब देखो सवाल को समझो। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब एक छात्रावास में एक महीने का एक भाग तो फिक्स है। मतलब उसने फिक्स कर रखा है कि आपको 400 या 500 जो भी फिक्स कर रखा है वो तो देने ही पड़ेंगे और बाकी के जो रुपए हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जितने दिन भोजन लेगा उसी हिसाब से उसको क्या लगेगा? पैसा लगेगा। तो आपको एक तो नियत व्यय मतलब जो फिक्स कर रखा है वो ज्ञात करना है और एक दिन का कितना रुपए लेता है भोजन का वो भी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो जो दे रखा है वो मान लो। तो माना छात्रावास का नियत व्यय x मान लो, तो क्या लिखेंगे? माना छात्रावास का नियत व्यय मतलब फिक्स जो कर रखा है ना वो है मान लो x रुपया है। ठीक है? और प्रतिदिन भोजन का व्यय, ठीक है, प्रतिदिन भोजन का व्यय लिखो या मूल्य लिखो, एक ही बात है। प्रतिदिन भोजन का व्यय है y रुपये। ठीक है? ये हमने मान लिया। अब मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस प्रकार के सवालों में प्रत्येक सवाल में आपके दो स्थितियां होगी। तो देखो, पहली स्थिति में क्या है? पहली स्थिति में लिखा है कि जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपये छात्रावास के अदा करने पड़ते हैं। मतलब ए विद्यार्थी 20 दिन भोजन, ए विद्यार्थी के 20 दिन भोजन का व्यय मतलब कितने रुपए दिए भाई? 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है? अब इस 1000 में एक तो नियत व्यय भी है और एक प्रतिदिन भोजन का व्यय भी है। दोनों आएंगे ना। 1000 दिए उसने, 20 दिन भोजन किया तो उसने नियत व्यय भी दिया और भोजन का व्यय भी दिया। तो दोनों चीज़ें हैं। एक तो आएगा इसमें नियत व्यय, ठीक है ना, और प्लस दूसरा क्या आएगा? 20 दिन भोजन किया तो 20 दिन भोजन का व्यय और दोनों मिला के कितना पैसा दिया उसने? ये दिया उसने 1000 रुपया। बात समझ में आ गई ना भाई? 1000 रुपये देता है वो 20 दिन भोजन करके, तो उस 1000 में एक तो नियत व्यय भी है और 20 दिन का भोजन का व्यय भी है। ठीक है? तो देखो यहाँ पर बताओ, नियत व्यय हमने क्या माना? x, तो नियत व्यय आ जाएगा x प्लस, अब देखो एक दिन भोजन का मूल्य y रुपये, तो बताओ 20 दिन का कितना होगा? 20 को y से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20y और बराबर है कितना? 1000। ये बन गया आपके समीकरण नंबर 1। देखो, बहुत ही आसान तरीके से पहला समीकरण हमारा बन गया है।
अब देखो दूसरी स्थिति में क्या लिखा है कि दूसरी स्थिति में लिखा है बी जो 26 दिन भोजन करता है उसे कितना रुपए देना पड़ता है 1180। तो देखो बी विद्यार्थी के 26 दिन भोजन का वे, बताओ बेटा 26 दिन अगर भोजन करेगा तो उसे देना पड़ेगा 1180 रुपये। ठीक है, अब इस 1180 में एक तो नियत व्यय भी है और एक 26 दिन भोजन का व्यय भी है, दोनों आएंगे। तो देखो यहाँ पर एक तो आएगा नियत व्यय, ठीक है, और प्लस इसमें क्या आएगा 26 दिन भोजन का व्यय, और वो कितना है, वो है 1180। ठीक है ना। अब नियत व्यय तो हमने क्या माना x प्लस एक दिन भोजन का व्यय y रुपए, तो 26 दिन का कितना हो जाएगा 26y बराबर हो जाएगा 1180। समझ में आ रहा हो तो लाइक करो, ठीक है, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आपके लिए और भी बढ़िया मेहनत कर सकूं। तो ये आ गया, तो ये बन गया आपके समीकरण नंबर 2, बन गए ना। अब देखो आसान है, बहुत ही आसानी से हमने समीकरण बना ली। अब इन दोनों समीकरणों को आप कोई सी भी विधि से हल करो। तो देखो इन दोनों समीकरणों में देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, अगर दोनों में एक राशि समान है तो आप विलोपन लगा दो। विलोपन सबसे आसान है, तो हम विलोपन विधि का प्रयोग कर लेंगे। तो देखो विलोपन विधि में क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, पहले से और दूसरे से। पहला समीकरण क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, ये तो पहला समीकरण है। और दूसरा x प्लस 26y बराबर 1180, ये दूसरा समीकरण है। अब विलोपन विधि में बच्चों हम क्या करते हैं, किसी एक राशि को यहाँ से हटाते हैं, विलुप्त कर देते हैं। अब वो राशि क्या होनी चाहिए, समान। देखो दोनों में x है, समान है ना, और यहाँ भी चिन्ह प्लस का है, यहाँ भी चिन्ह प्लस का है, दोनों जगह चिन्ह समान हो तो आपको घटाना है। तो समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, घटाना है आपको। और जब हम बीजगणित में घटाते हैं तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ देखो प्लस का है तो माइनस का, यहाँ भी प्लस का है तो माइनस का, यहाँ भी प्लस का है तो माइनस का। देखो ये तो कट गया आपके, x प्लस का x माइनस का कट गया, विलुप्त हो गया मतलब। ठीक है, अब 26y तो है माइनस का, 20y है प्लस का, तो 26 में से 20 घटाएंगे तो 6 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का। तो यहाँ बच गया आपके माइनस का 6y बराबर, अब यहाँ माइनस और प्लस, तो 1180 में से 1000 घटाएंगे तो यहाँ भी बचेगा माइनस का 180। ठीक है ना। अब देखो माइनस है तो माइनस कट गया, मान हमें किसका ज्ञात करना है, y का। तो ये 6 गुणायत किस में जाएगा भाई, भाग में। तो देखो यहाँ y बराबर आ जाएगा 180/6। अब 6 का भाग लगाएंगे भाई, तो y बराबर देखो 36 18 3 बार और 0, तो ये आएगा 30। y का मान कितना आ गया भाई, 30 आ गया भाई। मतलब हमने y क्या माना था, प्रतिदिन भोजन का व्यय। मतलब अगर विद्यार्थी एक दिन भोजन करता है तो उसे 30 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, अब ज्ञात करना है नियत व्यय, मतलब x का मान। तो इस y के मान को या तो रख दो समीकरण 1 में या रख दो समीकरण नंबर 2 में, तो आपके क्या आ जाएगा, नियत व्यय आ जाएगा। तो देखो यहाँ y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, तो x का मान निकल जाएगा। तो एक देखो x प्लस 20y बराबर 1000, 1 प्लस 20y बराबर 1000। तो देखो x का तो x, प्लस का प्लस, 20 का 20 गुणा, अब y की जगह y का मान 30 बराबर आ जाएगा 1000। ठीक है, अब देखो x का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों को गुणा करके उधर क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण। तो देखो 30 को 20 से गुणा करेंगे तो आएंगे 600, 3 दूनी 6, 2 0 की 2, 600 आएंगे। 600 यहाँ प्लस का है तो उधर किसका होगा, माइनस का। तो देखो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600। तो बताओ बेटा x का 1000 में 600 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 400। तो ये x का मान आ गया 400। मतलब छात्रावास का नियत व्यय कितना है, 400 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप जितने दिन भोजन करते हो उस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिख दो, अतः नियत व्यय बताओ बेटा कितना आया, ये आ गया आपके 400 रुपया, x का मान आ गया ना। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य या वे एक ही बात है। मूल्य, एक दिन भोजन करते हो तो कितना रुपये देना पड़ेगा, 30 रुपये देना पड़ेगा। आ गया समझ में। तो देखो बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाते हो तो आपको आसानी से सवाल समझ में आ जाएंगे। उतारो पहले फिर आगे करते हैं। देखो इसका दूसरा सवाल, ध्यान देना बच्चों, ये भी बहुत ही आसान है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके हंस में से 1 घटाया जाता है।
और वह 1/4 हो जाती हैं जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जो हमें ज्ञात करना है वो हमें मानना पड़ेगा। अब हमें ज्ञात करनी है भिन्न। तो भिन्न में हंस और हर दोनों होते हैं, तो हमें हंस भी मानना पड़ेगा और हर भी मानना पड़ेगा। भिन्न में हंस भी होता है और हर भी होता है। ऊपर तो होता है हंस और नीचे क्या होता है, हर होता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम हंस और हर मान लेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, माना भिन्न का हंस। बताओ बेटा क्या मान लोगे, उसे x मान लोगे। और माना भिन्न का हर को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो बताओ भिन्न क्या हो गई, हंस बटा हर होती है भिन्न, तो हंस तो है x और हर क्या है y, तो भिन्न है आपके x बटा y। आगे बात समझ में। अब देखो प्रत्येक सवाल में दो स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति देखो, भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके हंस में 1 घटाया जाता है। मतलब क्या कर दें, हंस से 1 घटाने पर भिन्न क्या हो जाती हैं, भिन्न हो जाती हैं 1/3। यही कहा है, हंस से 1 घटा दो तो भिन्न 1/3 हो जाएगी। तो देखो यहाँ भिन्न क्या है, x बटा y, यही है। अब हंस में से, हंस मतलब ऊपर वाले में से 1 घटा दो, ठीक है ना। 1 घटा दिया तो बताओ भिन्न क्या हो गई, 1/3 हो गई। समझ में आ गई बात। अब यहाँ करेंगे तिरछा गुणा, ये भी बटे में, ये भी बटे में। तो 3 तो इससे गुणा हो जाएगा, y से गुणा हो जाएगा। 3 को x से गुणा किया, 3x माइनस 3 एकम 3 बराबर 1 को y से गुणा किया y। अब देखो पक्षांतरण कर लो, x y एक तरफ और अंग्रेजी वाले नंबर एक, गणित वाले नंबर एक तरफ। तो ये y इधर आ जाएगा, 3 उधर चल जाएगा। 3x अब ये प्लस का है तो माइनस का बराबर, ये यहाँ माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का। ये बन गया समीकरण नंबर 1। बहुत ही आसान है ना, पहला समीकरण बन गया आपके। अब देखो दूसरी स्थिति में क्या कहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मतलब हर में 8 जोड़ने पर भिन्न क्या हो जाती हैं, भिन्न हो जाती हैं 1/4। ये क्या है, तो देखो भिन्न क्या है, x बटा y। अब हर में 8 जोड़ना है, हर मतलब नीचे कितना जोड़ना है, 8 जोड़ दिया तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4। अब यहाँ भी तिरछा गुणा करेंगे, ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में बराबर का चिन्ह। जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो वहाँ करते हैं वज्र गुणा। 4 को x से किया तो 4x बराबर 1 को y से किया तो y प्लस 1 को 8 से किया तो 8 आ गया। y को इधर ले लो तो 4x या प्लस का है तो y माइनस का बराबर 8। ये बन गया समीकरण नंबर 2। बन गए दोनों समीकरण। अब कोई सी भी विधि लगाओ आपको जो अच्छी लगती है, ठीक है ना। मैं विलोपन ही लगाऊंगा क्योंकि देखो यहाँ भी y और यहाँ भी y दोनों में समान है ना। एक राशि, एक अगर संख्या आपके समान हो तो आप विलोपन लगाओ, सबसे आसान है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये तो है पहला। और दूसरा क्या है, 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई बराबर 8, ये है दूसरा। ठीक है, अब देखो ये तो समान है और दोनों जगह चिन्ह भी समान है। अगर चिन्ह समान हो तो समीकरण 1 में से 2 को घटाना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ठीक है ना, घटाना है तो घटाओ। घटाएंगे तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। देखो y तो कट गया, एक प्लस एक माइनस है, कट गया। 4x में से 3x घटाओ तो यहाँ बचेगा माइनस का 1x, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब यहाँ भी देखो 8 में से 3 घटाओ तो यहाँ बचेगा माइनस का 5, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब x क्या माना था हमने, हंस। हंस तो कितना आ गया, 5। अब ज्ञात करना है हर, तो इस x का मान या तो पहले समीकरण में रखो या दूसरे में रखो तो हर का मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पहले समीकरण में रखना है भाई। पहला समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। देखो 3 का तो 3 गुणा x की जगह x का मान 5 माइनस का y बराबर 3, 5 × 15, मान y का ज्ञात करना है तो 15 उधर चल जाएगा। यहाँ प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ माइनस y बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस y बराबर घटाओ तो माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो देखो ये आ गया आपका हर, आ गया ना हर 12, और अंश कितना आ गया, 5। तो बताओ वह भिन्न क्या होगी भाई, वह भिन्न क्या होगी, हमने मानी थी x बटा y।
तो x का मान तो आ गया 5 बटा y का मान कितना आ गया 12। ये आ जाएगा आपका आंसर। बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो, ध्यान देते हो, हमारे वीडियो को लाइक करते हो, 100% आपको समझ में आएगा भाई। तो लाइक ज़रूर करो यार, और शेयर भी करो ताकि और भी छात्र देख सकें और हमारा भी थोड़ा हमें भी फ़ायदा मिल सके। उतारो पहले। सवाल नंबर 3, एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो एस 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? देखो बच्चों, हमें यहाँ ज्ञात करना है टेस्ट में प्रश्नों की संख्या। तो जो हम ज्ञात करते हैं वो हम क्या करते हैं, मानते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सही उत्तर भी हैं और गलत उत्तर भी हैं, है ना। तो मतलब सही प्रश्न भी होंगे और गलत प्रश्न भी होंगे। तो हमें प्रश्नों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें सही प्रश्नों की संख्या भी ज्ञात करनी पड़ेगी और गलत प्रश्नों की संख्या भी ज्ञात करनी पड़ेगी। और दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न हमें पता चल जाएंगे। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या, ठीक है ना, ये हम मानेंगे। तो देखो यहाँ पर माना टेस्ट में सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या। सबसे पहले तो ये चीज ढूंढो कि हमें मानना क्या है, x हो जाएगा। और माना टेस्ट में गलत, अशुद्ध और गलत एक ही बात है, गलत प्रश्नों की संख्या। बताओ बेटा वो क्या मान लेंगे, वो मान लेंगे हम y। मान लिया। अब प्रत्येक प्रश्न में 2 स्थितियां होगी। पहले प्रश्न देखो एस ने एक टेस्ट में 40 अंक मिले। कितने अंक मिले, 40। सही उत्तर पे तो 3 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काटा गया। मतलब देखो, अगर उसे सही उत्तर पर सही उत्तर पर 3 अंक, ठीक है, और अशुद्ध मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। अगर कटौती होगी तो यहाँ माइनस करना है, कट रहा है ना अंक, तो यहाँ क्या करना है, माइनस। सही उत्तर पर 3 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा, तो उसे टोटल कितने नंबर मिलेंगे भाई, 40। कितने मिलेंगे, 40। समझ में आ गया ना। सही उत्तर पर तो 3 अंक मिले, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ गलत उत्तर का 1 अंक कट रहा है, इसलिए यहाँ क्या लगाया, माइनस। और टोटल अंक कितने हो गए उसके, 40 अंक हो गए, ठीक है। अब देखो उसे एक सही प्रश्न मतलब प्रश्नों की संख्या कितनी है, x, और एक प्रश्न के कितने मिलते हैं, 3। तो x प्रश्नों के कितने मिलेंगे, 3x। भाई एक सही प्रश्न किया तो 3 नंबर मिले, तो प्रश्न कुल कितने थे, सही x थे, तो 3x नंबर मिल जाएंगे, माइनस, ठीक है। गलत उत्तर पे 1 अंक मिलता है, तो गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है, y। तो y के कितने अंक मिलेंगे, 1 ही मिलेंगे। y को 1 से गुणा करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 40। ये बन गया आपके समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में भी इसी प्रकार देखो, उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते। सही उत्तर पर तो 4 मिले, देखो सही उत्तर पर अब कितने मिल रहे हैं भाई, 4 अंक। और गलत उत्तर पर कितने अंक कट रहे हैं भाई, 2 अंक, और कट रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तब उसे कितने नंबर मिलते हैं, 50, तो उसे टोटल मिलते हैं 50, ठीक है। अब देखो एक सही उत्तर का 4 अंक, तो x सही उत्तरों का कितने, 4x, माइनस एक गलत उत्तर के 2 कटेंगे, तो y गलत उत्तरों के 2y कटेंगे, गुणा कर लेंगे, बराबर कितना, 50। बन गया समीकरण। देखो यहाँ एक चीज़ और देखो, सब में 2 का भाग जा रहा है आपके, जा रहा है 2 का भाग, 2 से भाग दे दो ताकि समीकरण आपके छोटी हो जाएगी। तो 2 का भाग यहाँ देंगे तो यहाँ आएगा 2x, 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 का भाग यहाँ देंगे तो y, बराबर 2 का भाग यहाँ देंगे तो जाएगा 25 बार। ये बन गया आपके समीकरण नंबर 2, है ना। बहुत ही आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस आपको, ठीक हो गया। अब बेटा समीकरण 1 व 2 ले और कोई सी भी विधि का प्रयोग करो। तो देखो यहाँ भी y और यहाँ भी y समान है, तो विलोपनी लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से पहला समीकरण तो क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40, ये तो पहला। और दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 25, ये है दूसरा। अब एक राशि समान है, दोनों में y है और दोनों जगह चिन्ह भी माइनस के हैं। अगर समान चिन्ह हो तो क्या करना है, आपको घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर नीचे वाली संख्या को चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये y तो कट गया। 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा प्लस का। अब यहाँ 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 बचेंगे प्लस के। आ गया समझ में। तो x का मान आ गया आपके कितना, 15।
मतलब सही प्रश्नों की संख्या कितनी आ गई आपके? 15 आ गई। आ गए ना। अब गलत प्रश्नों की संख्या, तो x का मान कोई से भी समीकरण में रख दो। तो देखो यहाँ x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। 2 में रखने पर 1 में रखो या 2 में रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 में 2 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 25। 2x माइनस वाई बराबर 25। अब देखो 2 का तो 2 गुणा x का मान कितना है भाई? 15। तो ये 15 माइनस वाई बराबर 25। माइन वाई का ज्ञात करना है तो इन दोनों को गुणा करके उधर भेज देंगे। 15 दूनी 30। 30 यहाँ प्लस का है तो उधर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस के y बराबर 25 माइनस 30। तो माइनस का y बराबर 30 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 5। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया? 5। तो गलत प्रश्न कितने थे? 5 किए। और सही प्रश्न कितने किए भाई? सही प्रश्न किए उसने 15। ठीक है, तो कुल कितने प्रश्न हो गए? टोटल 15 और 5 कितने हो गए? 20। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? 20 प्रश्न थे ना। तो यहाँ लिख दो सही प्रश्न। बताओ बेटा सही प्रश्न कितने? 15। और गलत प्रश्न बताओ बेटा, गलत प्रश्न कितने? 5। तो बताओ कुल प्रश्न कितने हो गए? कुल प्रश्न दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे 20। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, है ना। थोड़ा आसान है, ध्यान से समझना। उतारो पहले सवाल नंबर 4। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A व B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें इस प्रकार के सवाल में जो हमें ज्ञात करना पड़ता है, सबसे पहले वो हमें मानना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको पता करो कि आपको ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात करनी है दोनों कारों की चाल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों कारों की चाल को मान लेंगे। मान लो एक कार का नाम तो A है और दूसरी कार का नाम B मान लो। ठीक है, तो देखो चाल ज्ञात करनी, तो दोनों कारों की चाल मान लो पहले तो आप। तो देखो ध्यान देना, थोड़ा अलग है ये सवाल। अगर आप ध्यान दोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो माना का A कार की चाल, बताओ बेटा A कार की चाल क्या मान लो? x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल की इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमने मान ली। और इसी प्रकार माना B कार की चाल, यहाँ पर हमने कारों के नाम भी A और B दे दिए। ठीक है, ये क्या मान लेंगे? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब प्रत्येक सवाल में 2 स्थितियां होती है। तो पहली स्थिति में देखो, मतलब एक राजमार्ग पर 2 स्थान A व B के मध्य की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है ना, मतलब एक राजमार्ग है। ये मान लो एक राजमार्ग है। ठीक है, अब यहाँ A स्थान है और यहाँ B स्थान है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या करती है 2 कारें, एक तो A स्थान से और एक B स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। मतलब एक तो यहाँ से स्टार्ट हुई कार और एक यहाँ से स्टार्ट हुई और एक ही समय में मान लो 12 बजे ये चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, 12 बजे। ठीक है, ये एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। और देखो यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है, अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चल रही है ये कारें। मान लो ये कार यहाँ से इधर चल रही है और ये कार भी यहाँ से इधर चलती है और अलग अलग चाल है दोनों की चाल क्या है? भिन्न भिन्न है। तो ये 5 घंटे पश्चात एक स्थान पर मिलती है। मान लो ये दोनों कारें आगे गई और इस स्थान, मान लो इसका नाम C है, यहाँ पर ये 5 घंटे के बाद मिलती है। दोनों कारें मिलती है 5 घंटे के बाद। तो दिमाग लगाओ कि इस कार की स्पीड ज़्यादा होगी और इस कार की स्पीड क्या होगी? कम होगी। तभी तो इस स्थान पर ये 5 घंटे के बाद क्या होगी? मिल पाएगी। तो हमें कार की चाल ज्ञात करनी है कि इस कार की चाल कितनी थी और इस कार की चाल कितनी थी। ठीक है, तो देखो हमें दूरी दे रखी है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इस कार A द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी दूरी तय करी, और फिर कार B द्वारा यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी दूरी तय की, वो दूरी ज्ञात करेंगे। क्योंकि हमें दूरी दे रखी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी दोनों की। ठीक है, तो देखो समझ ध्यान से। सबसे पहले कार या A कार द्वारा अब कितने घंटे में? 5 घंटे में तय दूरी।
एक कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है बेटा चाल इंटू समय। दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? चाल इंटू समय। तो बताओ एक कार की चाल हमने क्या मानी? x इंटू कितने घंटे में तय कर रही है? 5। तो बताओ दूरी कितनी आ जाएगी? 5x किलोमीटर। मतलब ए कार ने यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितनी दूरी तय कर ली? 5x किलोमीटर। इसी प्रकार b कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी, 5 घंटे में तय दूरी। तो देखो यहाँ पर बी कार की चाल क्या है? मतलब सूत्र तो वही है, चाल इंटू समय। तो बी कार की चाल क्या है? वाई इंटू समय। वही कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो क्या हो गया? 5y किलोमीटर। आ गया? अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमें बनाना है समीकरण। तो देखो दूरी टोटल ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। ये हो गया 100 किलोमीटर, हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आई? 5x। और ये दूरी कितनी आई? 5y। ये आई ना? तो बताओ अगर ये दूरी हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटा देंगे। तो पूरी दूरी कितनी है? 5x। ठीक है, इसमें से क्या घटा देंगे? इसमें से घटा देंगे 5y। तो कितनी दूरी आ जाएगी आपके पास? 100 किलोमीटर आ जाएगी। या फिर एक चीज़ का ऐसे ध्यान रखो कि अगर कारें एक ही दिशा में चलती है तो उनकी दूरियों में आपको क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। ठीक है ना? देखो हमारे पास दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर लानी है हमें। तो 100 किलोमीटर कैसे आएगी? जब इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटा देंगे। पूरी दूरी कितनी है? 5x। इसमें से ये वाली दूरी घटा दो तो कितनी आ जाएगी? 5y आ जाएगी। आ गया? अब देखो यहाँ पर सब में 5 का भाग जा रहा है ना? 5 का भाग इसमें देंगे तो x माइनस 5 का भाग इसमें देंगे तो y बराबर 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 20। ये बन गया समीकरण नंबर 1, बन गया पहला समीकरण। अब इसी प्रकार दूसरी स्थिति देखेंगे हम। सेकंड स्थिति में क्या लिखा है कि ये यदि वे कारें वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। विपरीत दिशा में, मान लो ये राजमार्ग है, यहाँ है A और यहाँ है B। विपरीत दिशा मतलब ये कार भी इधर आ रही है और ये कार भी इधर आ रही है। तो ये 1 घंटे पश्चात मान लो यहाँ C बिंदु पर आकर मिल जाती है। 1 घंटे पश्चात यहाँ C बिंदु पर आकर मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे कि A कार ने यहाँ कितनी दूरी तय करी और B कार ने कितनी दूरी तय करी। तो दोनों की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर A कार द्वारा 1 घंटे में तय दूरी का सूत्र क्या है? चाल इंटू समय, है ना? तो बताओ ए कार की चाल क्या है? x इंटू समय कितना घंटा? 1 घंटा। दोनों को गुणा करोगे तो आएगा x किलोमीटर। मतलब ए कार ने तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करी? x किलोमीटर। ठीक है, अब बी कार द्वारा 1 घंटे में तय दूरी। अब बी कार की चाल इंटू समय सूत्र। चाल क्या है? y, समय क्या है? 1 घंटा। तो आ जाएगा y किलोमीटर। समझ में आ गया? तो इस कार ने तो यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर दूरी तय करी और इस कार ने y किलोमीटर दूरी तय करी। अब बताओ ये पूरी दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर समीकरण बनाना है तो पूरी दूरी है 100 किलोमीटर है। अब बताओ 100 किलोमीटर कैसे आएगा? जब इस दूरी को और इस दूरी को जोड़ देंगे तो 100 किलोमीटर आएगा। मतलब वह दूरी क्या है? x और उधर दूरी क्या है? y। तो आ गया बराबर कितना? 100 किलोमीटर। या फिर अगर कारें विपरीत दिशा में आती है तो हम दूरी को जोड़ते हैं और कारें एक ही दिशा में जाती है तो हम दूरी को क्या करते हैं? घटाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? अब देखो ये कट ही नहीं रहा तो आपके x प्लस वाई बराबर 100, ये बन गया आपके समीकरण नंबर 2। आगे दोनों समीकरण, अब कोई सी भी विधि लगाओ, समीकरण 1 व 2 को हल करो और आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो हम लेते हैं विलोपन ही कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 से पहला समीकरण तो है x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20, ये तो है पहला। और दूसरा क्या है? x प्लस वाई बराबर 100, ये है समीकरण नंबर 2। आ गया? अब विलोपन में एक राशि समान करनी है, यहाँ तो दोनों ही समान है, x भी समान है और y भी समान है ना? तो आप देखो यहाँ दोनों जगह चिन्ह प्लस का, अगर इसको हटाना चाहते हो तो माइनस करो, यहाँ एक माइनस का एक प्लस का, अगर इसको हटाना चाहते हो तो यहाँ क्या करो? जोड़ करो। अगर अलग अलग चिन्हों तो जोड़ते हैं, समान चिन्हों तो घटाते हैं। इसको हटा देते हैं तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ देंगे हम, है ना? जोड़ने पर आपको कोई चिन्ह चेंज नहीं करना है। तो देखो यहाँ y से तो y कट गया।
अब 1x और 1x हो गया आपके 2x बराबर 20 में 100 जोड़ेंगे तो हो गया 120। मान हमें x का ज्ञात करना है तो x बराबर आ जाएगा 120/2 और 2 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 60। x का मान कितना आ गया 60। मतलब x हमने कार a की चाल मानी थी तो कार a की चाल कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से a कार चलती है। ठीक है, अब b कार की चाल तो x के मान को कोई से भी समीकरण में रख दो तो क्या लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 में रखो या 1 में रखो कोई दिक्कत नहीं है, 2 में रखो x + y बराबर 100। दूसरा ये है तो देखो x का मान कितना भाई 60 + y बराबर 100। मान किसका ज्ञात करना है y का, तो ये 60 उधर चल जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, तो बताओ y बराबर कितना आ जाएगा 100 - 60। 100 - 60 तो y बराबर 100 में से 60 घटाएंगे तो आ जाएगा 40। तो y का मान कितना आ गया 40। यानी कि कार a की चाल वहाँ लिखना है आपको, तो बताओ कार a की चाल बताओ बेटा x माने था तो x का मान आ गया 60, ये आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और कार b की चाल कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, ये 60 की स्पीड से चलेगी और ये 40 की स्पीड से चलेगी, तभी तो एक जगह मिलेगी 5 घंटे बाद। इसकी ज़्यादा होगी, इसकी क्या होगी कम होगी। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। या हमें दूरी दे रखी है तो पहले दोनों कारों की हमें दूरी ज्ञात करनी है, 5 घंटे में तय की गई दूरी और 1 घंटे में तय की गई दूरी। अगर कारें एक ही दिशा में चलती है तो दूरी माइनस होती है, और कारें विपरीत दिशा में आती हैं चलती हैं तो दूरी क्या होती हैं प्लस होती हैं। आगे समझ में उतारो भाई। देखो इसका 5वां और लास्ट सवाल है, ध्यान से समझोगे तो बेटा ये भी आपको समझ में आ जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो जो हमें ज्ञात करना है वो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मतलब आयत की विमाएं ज्ञात करनी है। तो विमाएं क्या होती है, आयत होता है जिसके आमने सामने एक भुजाएं बराबर होती है। आयत की लंबाई और चौड़ाई इसकी क्या होती है, विमाएं होती है। मतलब यहाँ पर हमें आयत की लंबाई भी ज्ञात करनी है और आयत की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। विमाओं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। तो हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मानेंगे सबसे पहले, देखो यहाँ पर माना आयत की लंबाई, बताओ बेटा क्या मान लो, उसको मान लो x इकाई। क्या मान लेंगे, अब देखो इकाई क्यों माना, क्योंकि यहाँ में लंबाई इकाई में दे रखी है। अगर मीटर में दे रखी होती तो मीटर लिखते हैं, सेंटीमीटर में दे रखी होती है सेंटीमीटर में लिखते हैं। इकाई दे रखी है तो इकाई मान लेंगे। और माना आयत की चौड़ाई, वो क्या मान लेंगे, y इकाई मान लेंगे। मान लिया। अब प्रत्येक सवाल में 2 स्थितियां होगी आपके पास। तो पहली स्थिति में देखो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, है ना। तो मतलब क्षेत्रफल दे रखा है तो हमें यहाँ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, बताओ बेटा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो आयत की जगह तो आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y, तो x इंटू वाई, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। हो गया ना, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है तो लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है y, दोनों गुणा किया तो आयत का क्षेत्रफल आ गया। आ गया। अब देखो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है तो इसमें से -9 कर देंगे। हो गया 9 वर्ग इकाई कम। अब बराबर कब, जब लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई क्या है x, इसमें से कम कर दो कितना 5, ये कर दिया भाई। और गुणा चौड़ाई में क्या कर दिया 3 बढ़ा दी जाए। चौड़ाई क्या है y, और इसमें कितना बढ़ा दो 3 बढ़ा दो, ये लो। समझ में आई बात कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब लंबाई में से 5 घटा दे और चौड़ाई को कितना बढ़ा दे 3 बढ़ा दे। बन गया समीकरण।
अब हल करेंगे इसको, देखो एक्स वाई माइनस 9 बराबर, ये गुणा हो जाएगा, x पहले इन दोनों से गुणा होगा और 5 भी दोनों से गुणा होगा। तो देखो x को y से गुणा किया तो एक्स वाई, ठीक है, x को 3 से गुणा किया तो ये आएगा 3x आ गया। अब 5 को y से तो माइनस प्लस माइनस 5y, 5 थी 15 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अगर दोनों तरफ कोई नंबर समान है तो उसको काट दो। क्या नंबर समान है भाई, एक्स वाई यहाँ भी है और एक्स वाई यहाँ भी है ना, दोनों में दोनों बराबर है, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ठीक है। अब देखो क्या बचा, माइनस का 9 बराबर 3x माइनस 5y माइनस 15। इसका इधर पक्षांतरण करते तब भी करता तो हम डायरेक्ट ही काट देंगे। अब देखो इस 15 का इधर पक्षांतरण कर लो, क्योंकि एक्स वाई है ना, तो 15 का इधर ले लो, माइनस का 9 और वो प्लस का 15 बराबर हो जाएगा 3x माइनस का 5y। घटाओ, 15 में से 9 घटाएंगे तो बचेंगे 6 बराबर 3x माइनस 5y, ठीक है। या तो इसे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, 3x माइनस 5y बराबर 6। ये बन गया समीकरण नंबर 1, बन गया पहला समीकरण है। कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो दूसरी स्थिति में क्या लिखा है, दूसरी स्थिति में लिखा है चौड़ाई, यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। मतलब लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दो, लंबाई कितनी है x, 3 इकाई बढ़ा दो मतलब प्लस कर दो, और चौड़ाई कितनी है y, उसको कितना बढ़ा दो, उसको 2 इकाई बढ़ा दो तो ये प्लस 2 कर दो, कर दिया। लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, बराबर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, क्षेत्रफल क्या है एक्स वाई, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या है एक्स वाई, और ये कितना बढ़ जाता है 67 बढ़ जाता है। बात समझ में आई यहाँ पे। अरे भाई आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई में 3 बढ़ा दिया, चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल 67 क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ दोनों गुणा करो, x को y से गुणा करेंगे तो एक्स वाई, प्लस x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x आ गया। अब प्लस 3 को y से गुणा करेंगे 3y, 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 बराबर हो गया एक्स वाई प्लस 67। दोनों तरफ जो बराबर हो उसको काट दो, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, कट गया। 6 का उधर पक्षांतरण कर देंगे तो देखो यहाँ तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 67, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, है ना। अब देखो जोड़ भाई, 2x प्लस 3y बराबर 67 में से घटाओगे तो 61 आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके समीकरण नंबर 2, बन गया समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 से कोई सी भी विधि लगाओ आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 में कोई नंबर समान है क्या। देखो यहाँ पर समीकरण 1 में x 3 है, वहाँ 2 है, यहाँ y 5 है, वहाँ 3 है, दोनों में समान नहीं है। समान नहीं है तो विलोपन लगाओगे तो दोनों को समान करना पड़ेगा। तो देखो समान कैसे करेंगे, यहाँ समीकरण नंबर में 2 है और यहाँ 3 है, तो समीकरण 1 को तो 2 से गुणा कर दो और समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा कर दो, तो आपके समान हो जाएगा, विलोपन विधि लग जाएगी। कैसे देखो पहले लिख लो वहाँ पर, समीकरण नंबर 1 व 2 से पहला समीकरण क्या है, ये रहा 3x माइनस 5y बराबर 6, बराबर 6, ये तो पहला समीकरण। और दूसरा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 61, ये दूसरा समीकरण। अब देखो बेटा दोनों में कोई नंबर समान नहीं है, तो आप चाहे तो और विधि भी लगा सकते हो, जैसे आप वज्र गुणन लगा दो, वज्र गुणन से कर लो अगर आपके समान नहीं है तो। वज्र गुणन से करें तो वज्र गुणन लगा दो। वज्र गुणन में क्या ही नंबर को इधर लेना है आपको, ये प्लस का है तो इधर किस में हो जाएगा माइनस का, बराबर में 0, ये भी प्लस का है तो माइनस का, बराबर में 0, है ना। वज्र गुणन में पीछे बराबर में 0 आना चाहिए, तो इधर पक्षांतरण कर लिए। अब पहले x का मान निकाल दे वज्र गुणन में, तो x का मान निकालेंगे तो इसको छुपा लेंगे और यहाँ से लिखेंगे -5 और 3, और यहाँ से लिखेंगे -6 और -61, ठीक है। अगर y का मान निकालना, हमारी क्लास अगर लगातार देख रहे हो तो ये समझ में आएगा आपके, y के मान को छुपा लेंगे और -6 -61 और इधर आएगा 2 और 3, ठीक है। और अब अचर पद 1 के नीचे देखो इसको छुपा लो, यहाँ आएगा 3 और 2, ठीक है, यहाँ भी 3 और 2 है, ठीक है ना। और फिर आएगा -5 और -3 प्लस का 3, ठीक है। ऐसे लिखते हैं हम वज्र गुणन में। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, पहले ये दोनों गुणा होंगे फिर ये गुणा होगा, पहले ये दोनों गुणा होंगे फिर ये गुणा होगा, पहले ये दोनों गुणा होंगे फिर ये गुणा होगा। गुणा करो, x
अब देखो पहले ये दोनों गुणा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 और 56 जो 30, 305 और 36 18 प्लस माइनस माइनस के 18 और इन दोनों के बीच में चिन्ह आएगा माइनस का। सूत्र का है ये बराबर y बटा पहले ये दोनों 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस और ये दोनों गुणा तो 3 और 36 18 और ये आएगा माइनस का और दोनों के बीच में चिन्ह आएगा माइनस। अब बराबर यहाँ भी 1 बटा 3 3 9 5 दूनी 10 10 होगा माइनस का और दोनों के बीच में चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, अब ऊपर कर लेते हैं यहाँ। अब देखो x का तो x बटा, देखो बेटा ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इनके दोनों जुड़ेंगे तो दोनों को जोड़ोगे ना तो 305 में 18 जोड़ो तो 323 हो जाएगा, 323 बराबर। ठीक है, अब यहाँ भी देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 183 में से 12 घटाओ, 183 में से 12 घटाएंगे तो 171 ये आएगा 171 y बटा 171 बराबर। अब यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 19 तो 1 बटा 19। ठीक है, अब एक बार इन दोनों को बराबर करना है और एक बार इन दोनों को बराबर, तो देखो x बटा 323 बराबर करना है आपके 1 बटा 19 के, तो तिरछा गुणा करेंगे तो 19 को x से गुणा करेंगे 19x बराबर 323, मान x का ज्ञात करना है तो 323 बटा 19। अब 19 का भाग लगाओ, 19 का भाग लगाएंगे भाई किस में, 323 में तो x का मान आ जाएगा, लगाओ 19 का भाग, 19 का भाग लगाएंगे ना तो यहाँ देखो यहाँ लगा देते हैं 323 में लगाएंगे 19 का भाग, 19 एकम 19 एक बार, बाकी करो 12 में से 9 गए तो 3 और यहाँ बच गया 2 और यहाँ उतारा 3 तो कितनी बार जाएगा भाई, 12 में से यहाँ एक ही बचेगा भाई, एक, तो 19 के पार्ट में 7 बार, 19 7 133 7 बार, तो 19 का भाग जाएगा इसमें 17 बार, तो x का मान आ जाएगा आपके 17। कितना आ गया भाई, 17 आ गया। अब y का मान निकालेंगे तो y का मान कैसे निकलेगा भाई, देखो इधर ये जो y बटा 171 है इसको बराबर रखेंगे 1 बटा 19 के, तिरछा गुणा तो 19y बराबर 171, गुणा है तो भाग में y बराबर 171 बटा 19, 19 का भाग लगाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 9, 19 नाम के 171 9, तो y का मान कितना आ गया 9 आ गया। मतलब आपकी जो लंबाई है वो तो 17 इकाई है और आपकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 9 इकाई है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल भी करना है। मान लो वज्रगुणन विधि आपको कठिन लगती है तो विलोपन विधि कर लो। विलोपन विधि में देखो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको तो 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो तो ये बराबर हो जाएगी, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो तो विलोपन विधि आसान रहेगी। तो आप इसे विलोपन विधि से कर लेना। इधर तो आपको समझ में आया गया होगा। तो बच्चों आज की ये क्लास आपके समाप्त होती है। प्रश्नावली 3.5 भी आपके समाप्त होती हैं। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।